थाम के बैठना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का बहुत ही शॉर्ट वीडियो। इसे मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी और बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्जाम्स में जल्दी जल्दी रिवीजन कर सको। तो चलिए अब बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। अब रिसोर्स क्या होता है? जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे यानी हमारे जरूरतों को पूरा करे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो यानी टेक्नोलॉजी के पहुंच में हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो यानी हम अपने पैसों से उसे खरीद पाए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो यानी हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करे, उसे ही रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं रिसोर्सेज के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसके 2 कैटेगरी होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज यानी लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसके 2 कैटेगरी होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं यानी फिर से ला सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वाटर। तो वाटर जो है वो वाटर साइकिल के प्रोसेस से रिन्यू होता रहता है, और सोलर एनर्जी हमारे पास जब तक सन है तब तक सोलर एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिनको फॉर्म होने में, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर हम उन्हें एक्सेसिव मात्रा में यूज करेंगे, ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इनको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और अगर हम इन्हें ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके 4 कैटेगरी होते हैं। पहला है डेवलप्ड रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्सेस में वो रिसोर्सेस आ जाते हैं जिन्हें हमने सर्वे करके उनके क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाया है ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल माइंस। पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल रिसोर्सेस के अंदर वो रिसोर्सेस आते हैं जिन्हें हमने खोज तो लिया है लेकिन हमने उसे अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी इन डेजर्ट्स। नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्सेस। तो स्टॉक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जो ह्यूमन के नीड्स को यानी ह्यूमंस के जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, यानी उनको यूज करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग H2 एंड O2 फ्रॉम H2O, यानी H2O से H2 और O2 को कैसे अलग अलग करे, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करे, इसके लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड रिसोर्सेस। तो रिजर्व्ड रिसोर्सेस में वो रिसोर्सेस आ जाते हैं जो कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे अभी तक बचा कर रखा है अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर से हम ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी उतना ज्यादा मात्रा में उसका यूटिलाइजेशन शुरू नहीं किया है एंड उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसके 2 कैटेगरी है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस और पब्लिक रिसोर्सेस। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल यानी जो इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल का खुद का कार, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस। और पब्लिक रिसोर्सेस यानी जो सबके लिए है, जैसे कि पब्लिक प्लेग्राउंड्स, पब्लिक पार्क। ठीक है, तो ये सबके लिए है, सब लोग वहां पर जा सकते हैं। तो अब नेशनल रिसोर्सेस और इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेस यानी एक नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी रिसोर्सेस आते हैं वो उस नेशन के हैं। एंड इसके अलावा ओशनिक एरिया की बात करें तो नेशन का जो कोस्ट है वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में जितने भी रिसोर्सेस आएंगे वो उस नेशन के होंगे। यानी 12 नॉटिकल माइल्स को अगर हम किलोमीटर में देखें तो 22.22 किलोमीटर होता है। तो एक नेशन का जो कोस्ट है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेस आएंगे, और उसके अलावा पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है वो सबके सब नेशन के हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल करता है, और ओपन ओशन में 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो एक्सक्लूसिव जोन में आते हैं और वो ओपन ओशन को बिलोंग करते हैं। एंड कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लिए, यानी बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो उनको कंट्रोल करता है उनके परमिशन के बिना वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। इसके अलावा डेवलपमेंट अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो वो फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करे, यानी कि ऐसे ना हो कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से हमें फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े।
तो अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसे पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने मिलकर साइन किया था इन 1992 एट यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। और उसका एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, यानी ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। तो अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है? रिसोर्स प्लानिंग यानी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, यानी वो कहाँ है, एंड उनका क्वांटिटी का पता लगाना, यानी वो कितने अमाउंट में है, इसके अलावा उनको डेवलप करना, इसे हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो अब रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? तो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर इतने डाइवर्स रिसोर्सेस हैं, यानी इतने अलग अलग तरह के रिसोर्सेस हैं, यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की तो ज़रूरत होगी ही। इसके अलावा हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रीजियंस हैं जहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की भरमार है, यानी कुछ रिसोर्सेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वहीं अदर रिसोर्सेज वहाँ पर ना के बराबर है, यानी अदर रिसोर्सेज वहाँ पर है ही नहीं। तो एंड इसी की वजह से प्लानिंग की ज़रूरत होती है ताकि रिसोर्सेज को बैलेंस किया जा सके और जहाँ पर जिन रिसोर्सेज की कमी है वहाँ उनको पहुँचाया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में वहां पर बहुत ही ज्यादा पानी है, यानी वहां वाटर रिसोर्सेज ज्यादा है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी तो है, लेकिन वहां पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। अब प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं? तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक ऐसा टेक्निक है या स्किल है जिसकी वजह से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या किया जाता है कि इसमें सर्वेस किया जाता है, मैपिंग किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज का। दूसरा आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ एप्रोप्रिएट। यहाँ पर क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाता है ताकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया जा सके, रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सके। एंड तीसरा है मैचिंग। तो मैचिंग में क्या किया जाता है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करवाया जाता है कि इस रिसोर्सेज को डेवलप करने से हमारे ओवरऑल नेशन का कितना डेवलपमेंट होगा। अब लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है और 12% प्लेटूस है। तो अब लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो लैंड का जो क्वालिटी है वो कम हो जाना, यानी एक पर्टिकुलर जो जमीन है उसकी क्वालिटी कम हो जाना ह्यूमंस की वजह से या फिर कोई नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, एंड जिसकी वजह से हम उस लैंड में अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, यानी वो लैंड अब कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, उसे ही लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब कॉजेज क्या है लैंड डिग्रेडेशन के? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओवर ग्रेजिंग किया जाता है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर ग्रेजिंग होती है। दूसरा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में ओवर इरिगेशन होता है। और तीसरा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ओवर माइनिंग ज्यादा होता है, एंड इसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, यानी हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? पहला कि एफोरेस्टेशन करके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगा के। दूसरा कि ओवर ग्रेजिंग जो है उसको कंट्रोल करके। तीसरा कि माइनिंग को कंट्रोल करके, यानी माइनिंग का जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करके। चौथा कि शेल्टर बेल्ट्स उगा के। एंड पांचवा की इंडस्ट्रीज के जो इफ्लुएंट्स होते हैं, यानी इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर तरह से डिस्चार्ज करके और उनको प्रॉपर तरह से डिस्पोज करके हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल के 6 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो वाइडली स्प्रेड सॉइल है जिसे नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अगर बात करें टाइप की तो भंगर सॉइल होता है, इसमें एक खदर सॉइल होता है। भंगर यानी ओल्ड एलुवियल को कहते हैं और खदर यानी न्यू एलुवियल को कहते हैं। भंगर में ज़्यादा कंकर नोड्यूल्स होते हैं और ये लेस फर्टाइल होता है, वहीं जो खदर होता है यानी जो न्यू एलुवियल होता है उसमें कंकर नोड्यूल्स कम होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। एलुवियल सॉइल में पोटैश, फॉस्फेरिक और लाइम होता है। एलुवियल सॉइल शुगर कैन, पैडी, व्हीट, दूसरे तरह के सीरियल्स या पल्सेस इनको उगाने के लिए ये सूटेबल सॉइल होता है। दूसरा है अपना ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक कलर का होता है, इसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन उगाने के लिए सुटेबल होता है। ब्लैक सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम होता है।
नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो है वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है। ह्यूमस कंटेंट इसमें बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा और असम में पाया जाता है। अब लैटेराइट सॉइल में टी और कॉफी उगा सकते हैं। रेड लैटेराइट सॉइल जो है वो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में जो पाया जाता है वो कैश्यू नट उगाने के लिए भी सुटेबल होता है। अब रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से मिलकर बनता है। सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के कुछ जोन्स में ये सॉइल पाया जाता है। तो ये जो सॉइल है ये रेड कलर का तब दिखता है जब इसमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में आयरन का डिफ्यूजन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स का, एंड इसके अलावा ये येलो कलर का तब दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल का कलर जो है वो रेड टू ब्राउन हो सकता है एंड इसका टेक्सचर सैंडी होता है और ये सेलाइन नेचर का होता है। तो ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इस सॉइल में ना तो ह्यूमस होता है और ना ही मॉइस्चर होता है। तो अब प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करने से इसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये सॉइल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो हिली और माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं जहां पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं और इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है कि ये कौन से माउंटेन, किस तरह के माउंटेन एनवायरनमेंट में इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये सॉइल जो है वो वैली के साइड में पाया जाता है तो वो लोमी और सिल्टी होता है। अगर ये अपर स्लोप्स में पाया जाता है तो ये कोर्स होता है थोड़ा, और अगर ये स्नो कवर्ड एरिया में पाया जाता है तो ये जो सॉइल है वो थोड़ा एसिडिक होता है और इसमें ह्यूमस कम होता है। और वहीं अगर ये सॉइल लोअर पार्ट ऑफ वैली में पाया जाता है, वैली के निचले हिस्से में, तो ये सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल होता है। इसके अलावा रनिंग वाटर जो है वो क्ले सॉइल को कट करता है और उसमें डीप चैनल्स बना देता है, उसे गलीज कहते हैं। बैड लैंड क्या होता है? जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अब नहीं है उसे बैड लैंड कहते हैं, जो अब कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। शीट इरोशन क्या होता है कि कभी कभी वाटर जो है वो एक शीट की तरह लार्ज एरिया में फ्लो करके जाता है और टॉप सॉइल को अपने साथ बहा ले जाता है, उसे शीट इरोशन कहते हैं। विंड इरोशन यानी विंड तेजी से बहती है और सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाती है, उसे विंड इरोशन कहते हैं। तो सॉइल इरोशन कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से है पहला कंटूर प्लाविंग। तो कंटूर प्लाविंग में क्या होता है कि प्लाविंग जो है वो कंट्रोल लाइन में किया जाता है, यानी लाइंस बना दिया जाता है ताकि वाटर का जो फ्लो है उसको कम किया जा सके, उसका जो स्पीड है उसको कम किया जा सके, जिसकी वजह से सॉइल ज्यादा इरोड नहीं होगा। नेक्स्ट तरीका है टेरेस फार्मिंग, यानी टेरेस बना के ऐसे फार्मिंग किया जाता है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोशन कम होता है। तो इसके अलावा क्रॉप्स के बीच में स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास उगा दिया जाता है ताकि जो विंड का फोर्स है उसको कम किया जा सके, इसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। इसके अलावा एक लाइन में ट्रीज का उगा देना ताकि वो एक शेल्टर प्रोवाइड कर सके, इस ट्री के रोज को शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अब बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो कि एक दूसरे से क्लोजली इंटीग्रेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। अब बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन यानी एक प्लांट कम्युनिटी जो कि खुद ब खुद उग जाता है, जो कि नेचुरली ग्रो कर जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ये सारे नेचुरल वेजिटेशन होते हैं और इन्हें वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है, याद रखना। अब बात करते हैं एंडेमिक प्लांट्स की, तो जो वर्जिन वेजिटेशन होता है यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जो कि प्योरली इंडियन होते हैं उन्हें एंडेमिक प्लांट्स कहा जाता है और इन्हें इंडिजीनियस स्पीसीज भी कहा जाता है। अब बात करें इकोसिस्टम की, तो एक एरिया में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, वो सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। फ्लोरा और फौना की बात करें तो फ्लोरा यानी कि प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन या पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है, एंड फौना यानी कि एनिमल के स्पीसीज को फौना कहा जाता है। तो अब अगर बात करें फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया की, तो हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है एंड पूरे वर्ल्ड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है उसमें से नियरली 8% स्पीसीज जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड इसके अलावा इसके ट्वाइस या थ्राइस तो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, यानी हमें उनके बारे में पता ही नहीं है।
अब ये जो फ्लोरा और फौना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, एंड इसके अलावा ये नेचर में एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रखते हैं। एंड ये हमें वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइस, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैनुअर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो अब जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो गए हैं नेचर के साथ, एंड वो अपने फ़ायदे के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं फ्लोरा और फौना के साथ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे फ्लोरा और फौना के वैरायटीज जो है वो एक्सटेंट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इंडिया के इंडेंजर्ड स्पीसीज की, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। इसके अलावा प्लांट्स जैसे कि मडुका इंसाइंस, जो कि एक महुआ का वैरायटी होता है, एंड हुबार्डिया हेप्टान्यूरन, जो कि एक स्पीसीज है ग्रास का, ये सारे क्रिटिकल कंडीशन में है, यानी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इनफैक्ट इसमें से भी बहुत सारे स्पीसीज जो है वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे कि पिंक हेडेड डक, एशियाटिक चीता, ये जो स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बट वॉट अबाउट द स्मॉलर एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स और प्लांट्स, इनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो इंडिया में अलग अलग तरह के प्लांट्स यानी कि फ्लोरा पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब मैंने आपको समझाया, जो कि प्योरली इंडियन है। इसके अलावा इंडिया में अलग अलग तरह के फौना यानी कि एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इंडिया में मोर देन 81,000 एनिमल स्पीसीज है, और इंडिया में यानी हमारे कंट्री में मोर देन 12,000 स्पीसीज है बर्ड्स के। इसके अलावा 2,500 फिश के स्पीसीज हैं, एंड मोर देन 2,500 इंसेक्ट के स्पीसीज है। अब बात करते हैं उन स्पीसीज की जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो इंडिया में इतने सारे एनिमल्स हैं, उनमें से 79 मैमल्स के जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, 45 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 15 ऑफ रेप्टाइल्स और 3 ऑफ एम्फीबियंस, ये सारे जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है, यानी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज की, तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN के अकॉर्डिंग हम स्पीसीज को 6 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नॉर्मल स्पीसीज। तो नॉर्मल स्पीसीज में वो स्पीसीज आते हैं जिनका पॉपुलेशन लेवल जो है उसे नॉर्मल समझा जाता है उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे कि कैटल, सैल, पाइन, रोडेंट्स, ये सारे नॉर्मल स्पीसीज है। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें वो स्पीसीज आते हैं जिनके ऊपर एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन वाइल्ड एश, इंडियन राइनो, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, सैंगाई, लायन टेल्ड, मैकाकेओ, ये सारे जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तीसरा है वल्नरेबल स्पीसीज। तो इसमें वो स्पीसीज आते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे इन नियर फ्यूचर, यानी फ्यूचर में ये वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे अगर इनके ऊपर जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो कंटिन्यू करता है, यानी कि जिस वजह से इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है अगर वो फैक्टर कंटिन्यू करता है तो ये वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे फ्यूचर में। और इन स्पीसीज के एग्जाम्पल है जैसे कि ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, तो ये सारे वल्नरेबल स्पीसीज है। अब चौथा है रेयर स्पीसीज। तो इसमें वो स्पीसीज आते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, और ये फ्यूचर में इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर जो कि इनके पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है वो कंटिन्यू करता है, यानी जिस वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है अगर वो नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू करता है तो ये इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगे। और इन स्पीसीज के एग्जाम्पल है जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल, ये सारे रेयर स्पीसीज है। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की। तो इनमें वो स्पीसीज आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और ये नेचुरल या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, यानी नेचर की वजह से या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से ये आइसोलेटेड है, यानी हमसे दूर है। और इन स्पीसीज के एग्जाम्पल है जैसे कि अंडमान तील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये सारे एंडेमिक स्पीसीज के एग्जाम्पल है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है एक्सटिंक्ट स्पीसीज का। तो इनमें वो स्पीसीज आते हैं जिनको बहुत ज्यादा खोजने के बाद, यानी कि जिन एरियाज में ये मिल सकते हैं उन एरियाज में इनको खोजने के बाद भी ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे जो स्पीसीज होते हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज होते हैं। तो एक जो स्पीसीज है वो एक लोकल एरिया से या फिर एक रीजन से या फिर एक कंट्री से या फिर एक कॉन्टिनेंट से या पूरे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये सारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज है।
अगर हम बात करें एशियाटिक चीता की, तो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट लैंड मैमल जो चीता होता है वो एक यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर होता है कैट फैमिली का, और ये 112 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर सकता है। तो बहुत बार लोग जो है वो चीता और लेपर्ड के बीच में गलती कर देते हैं। तो चीता का एक अलग मार्क होता है जो कि उसे लेपर्ड से अलग बनाता है, एंड वो मार्क होता है कि उसकी जो आंखें होती है वहां से उसके नाक के तरफ तक एक लॉन्ग ब्लैक कलर का टीयर ड्रॉप होता है, यानी कि आंसू की तरह बना हुआ एक ब्लैक कलर का मार्क होता है। तो वो चीज चीता में होता है। 20th सेंचुरी में चीता जो है वो एशिया और अफ्रीका में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन आज जो एशियन चीता है वो नियरली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। क्यों? प्रे और हैबिटेट की कमी की वजह से। तो इन स्पीसीज को 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब हम बात करेंगे IUCN की, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1948 में खोजा गया था, एंड इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे उन कॉजेस की या उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से फ्लोरा और फौना जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने नेचर को रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया है अपने यूज के लिए, यानी अपने फायदे के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन बींग्स ही है जिनकी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में है। तो इंडियन फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा नुकसान कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, जब रेलवेज, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज एक्सपैंड कर रहे थे। एंड इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यू हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया गया, एंड ये एक मेजर कॉज था फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लीट होने का। तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 1951 से 1980 के बीच में ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया था ऑल ओवर इंडिया में। और ये ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट या फिर डिग्रेड किया गया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, जिसे जमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जो कि एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। तो इसकी वजह से ज्यादा जो है फॉरेस्ट को डिग्रेड फेस करना पड़ा था। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में एक सिंगल स्पीसीज को फेवर किया जाता है, जिसे एनरिचमेंट प्लांटेशन कहते हैं, जिसमें एक सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लांट किया जाता है, एंड दूसरे स्पीसीज को एलिमिनेट किया जाता है, यानी दूसरे स्पीसीज को अनदेखा किया जाता है। तो रिसेंटली में जो टीक मोनोकल्चर है उसने साउथ इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट को डैमेज किया है, एंड इसके अलावा चीर पाइन प्लांटेशन जो कि हिमालयाज में होता है उसने हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को रिप्लेस किया है। तो अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो पहला है ओवर पॉपुलेशन, दूसरा माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, अनइक्वल एक्सेस, यानी कि कुछ जगहों पर जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, वहीं कुछ जगहों पर जो रिसोर्सेस है वो अनअवेलेबल है, यानी कि लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग ऑफ एनिमल्स यानी किलिंग ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट फायर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सिंस 1951 से ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, काट दिया गया था रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट की कटाई अभी भी जारी है, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए करीब करीब 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, उन्हें क्लियर किया जा रहा है। इसके अलावा माइनिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन के लिए। बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसे बहुत ही ज़्यादा थ्रेटन किया गया था माइनिंग के लिए, यानी वहाँ बहुत ही ज़्यादा माइनिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके नेचुरल हैबिटेट, उसके बहुत सारे स्पीसीज जो है वो डिस्टर्ब हुए थे। एंड इसके अलावा जो माइग्रेशन रूट होता है जहाँ से जो एनिमल्स है वो माइग्रेट करके जाते हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, तो वो सारे रूट्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं इस माइनिंग के चक्कर में। फ्यूल वुड कलेक्शन, तो ये सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे द हिमालयन यू के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना। द हिमालयन यू, जिसका साइंटिफिक नेम टैक्सस वलाचियाना है, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, वेरियस पार्ट्स में पाया जाता है। तो अब इसका यूज क्या है? एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम टैक्सोल होता है, वो इसके बार्क, इसके नीडल्स, ट्विग्स और इसके रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये जो केमिकल कंपाउंड होता है इसे
कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? तो ये जो स्पीसीज है ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। तो लास्ट 1 डिकेड में अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में ये जो ट्रीज है यानी थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज जो है वो सूख गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से सोशल लाइफ पर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो रिसोर्सेज के स्कैरसिटी की वजह से, रिसोर्सेज के कमी की वजह से सोसाइटी के ऊपर इसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। जो वुमेन होती है उनके ऊपर प्रेशर होता है फ्यूल, वुड, फॉडर, ड्रिंकिंग वाटर और बाकी के जो बेसिक थिंग्स है उनको कलेक्ट करने का। तो इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो वुमेन होती है उनको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है। कुछ विलेजेस में जो वुमेन होती है उनको सेवरल किलोमीटर्स चलकर जाना पड़ता है पीने का पानी लाने के लिए। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई करने की वजह से नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, जैसे कि फ्लड्स आता है, ड्रॉट्स आता है। तो इसकी वजह से जो पुअर पीपल होते हैं उनको ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की जरूरत है, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो पहला कि कंजर्वेशन जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है यानी इसे सुरक्षित रखता है। एंड इसके अलावा हमारे लाइफ के जो सपोर्ट सिस्टम्स है जैसे कि वाटर, एयर और सॉइल, इनको भी ये प्रिजर्व करके रखता है। यानी जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं जैसे कि वाटर, एयर और सॉइल, इनको भी ये प्रिजर्व करके रखता है। दूसरा कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के जेनेटिक डाइवर्सिटी को यानी कि जो अलग अलग तरह के जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, उनको प्रिजर्व करके रखता है, उनको सुरक्षित रखता है ताकि इन स्पीसीज का अच्छे से ग्रोथ हो पाए और इनकी ब्रीडिंग हो पाए, यानी कि नियर फ्यूचर में हम इनके अलग अलग वैरायटीज देख पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह की ट्रेडिशनल क्रॉप्स के वैरायटीज देखते हैं जिन पर हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो फिशरीज पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखने की जरूरत है ताकि इनका भी अच्छे से ग्रोथ हो पाए और इनकी भी ब्रीडिंग हो पाए। क्योंकि अगर कोई भी वैरायटी ऑफ फिश जो है वो गायब हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो हम उसे फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलग अलग जेनेटिक डाइवर्सिटी को, फिशेस के अलग अलग डाइवर्सिटी को, क्रॉप्स की अलग अलग डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखने की जरूरत है, इन्हें प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है। एंड इसीलिए कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 1960s और 1970s में कंजर्वेशन ने एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड करी थी। तो अब हम बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था और बाद में 1980, 1986 और 1991 में इसमें कुछ और प्रोविजंस ऐड किए गए थे। तो अब पर्पस क्या था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का? तो इस प्रोग्राम का एम था कि जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज की, उनको बचाना बाय बैनिंग हंटिंग, यानी हंटिंग पे बैन लगा के कुछ लीगल प्रोटेक्शन देके उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए, और उनका ट्रेड करने से मना करके, यानी बाय रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ में अब ट्रेड नहीं होगा। एंड इसके अलावा सेंट्रल और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए थे, एस्टैब्लिश किए थे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए थे ताकि इन स्पीसीज को, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जिन्हें बहुत ही ज्यादा थ्रेटन किया जाता है, इंक्लूडिंग जिसमें टाइगर आता है, वन हॉर्न्ड राइनोस और बाकी सारे जो हैं। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो 1973 में जो अथॉरिटीज थे उनको रियलाइज हुआ था कि सर्टेनली जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, यानी जो पहले 55,000 था वो कम होकर सिर्फ 1,827 हो गया था। तो टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो इतना कम हो गया था कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी टाइगर्स को मार देना ट्रेड करने के लिए, या फिर उनका हैबिटेट की कमी की वजह से, उनके प्रे की कमी की वजह से, यानी टाइगर का जो फूड होता है उसकी कमी की वजह से, और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन के बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से टाइगर का पॉपुलेशन इतना कम हो गया था। तो टाइगर को मारकर उनके स्किन का ट्रेड किया जाता था। एंड इसके अलावा उनकी जो हड्डियां होती हैं, उनके जो बोन्स होते हैं, उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता था, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज में। तो इसकी वजह से जो टाइगर का पॉपुलेशन था वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गया था। एंड इसी की वजह से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द ईयर 1973 में, ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है टाइगर के उसको बचाया जा सके।
तो इनिशियली यानी जब स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया था इसने, एंड टाइगर का पॉपुलेशन 1985 में बढ़ के 4002 हो गया था, एंड 1989 में ये बढ़ के 4334 हो गया था। बट इन 1993 में जो पॉपुलेशन था टाइगर का वो उसमें एक ड्रॉप आया और वो कम होकर 3600 हो गया था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स जो कि इंडिया में हैं। तो पहला है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, तीसरा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, चौथा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, पांचवा मानस टाइगर रिजर्व जो कि आसाम में है, और छठा पेरियर टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के। तो 1980 और 1986 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था उसके अंडर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज को, मॉथ को, बीटल्स को और एक ड्रैगन फ्लाई को प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में ऐड किया गया था। यहाँ तक कि 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था, एंड इनिशियली में यानी स्टार्टिंग में प्लांट्स के 6 स्पीसीज को इस लिस्ट में ऐड किया गया था। तो अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं? वो नेचुरल फॉरेस्ट जहां पर वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का हंटिंग करना या उनको मारना मना है, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं जिन्हें या तो गवर्नमेंट ओन करता है या मैनेज करता है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के थ्रू उनको मैनेज किया जाता है या फिर ओन किया जाता है। तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इंडिया में जितने भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसमें से मोर देन हाफ को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और तो जितना कंसर्न हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने को लेकर है उतना ही कंसर्न हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट को लेकर भी है, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इंडिया में जितने भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से ऑलमोस्ट 1/3 को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये जो फॉरेस्ट लैंड है इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और इसमें और कोई डिप्लेशन नहीं होने दिया जाता है, यानी कि इन फॉरेस्ट को और डिप्लेट नहीं होने दिया जाता है। तीसरा कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। तो इसमें वो फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड्स आ जाते हैं जो कि बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, यानी बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज इन रिसोर्सेज इन फॉरेस्ट को यूज करते हैं। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को मिलाकर परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट कहा जाता है, जिन्हें मेंटेन करके रखा जाता है टिम्बर प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है, यानी कि वहां का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र यहाँ पर लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है। वहीं बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा है। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए और गुजरात के कुछ पार्ट्स, यहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज्यादा है जिन्हें लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन की। तो हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं कि इंडिया में जो इंडियन फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के होम भी हैं, यानी उनके घर हैं। तो बहुत सारे एरियाज में इंडिया में जो लोकल कम्युनिटीज है वो भी स्ट्रगल करते हैं ताकि वो इस हैबिटेट को यानी अपने फॉरेस्ट को बचा सके। गवर्नमेंट के साथ साथ वो भी स्ट्रगल करते हैं इनको बचाने के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो फॉरेस्ट है ये उनको लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज में जो विलेजर्स है वो अपने हैबिटेट्स को खुद ही बचाते हैं और वो गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व होने से मना करते हैं। तो अब बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की, जो कि राजस्थान में है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बार माइनिंग करने की कोशिश करी थी। अब वहाँ पर माइनिंग करना मना है, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने माइनिंग करने की कोशिश करी थी। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो लोकल पीपल थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया और उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट को माइनिंग करने से रोका था। तो अब बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की। तो वहाँ के 5 विलेजेस ने मिलकर 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को भैरव देव ढाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया था एंड वहाँ पर उन्होंने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए थे एंड वहाँ पर किसी को भी हंटिंग करना अलाउ नहीं है एंड वो लोग वाइल्ड लाइफ को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं और किसी भी आउटसाइडर को वहाँ पर हंटिंग या कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने से वो लोग रोकते हैं। तो अब बात करते हैं चिपको मूवमेंट की, जिसे चिपको आंदोलन भी कहा जाता है और इस मूवमेंट को सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था।
तो इस मूवमेंट को हिमालयाज़ के जो इंडिजीनियस पीपल है, जो इंडिजीनियस स्पीसीज़ है, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि वो लोग पेड़ों के साथ चिपक कर खड़े हो गए थे और वो तब तक खड़े थे जब तक कि वहाँ पर जो वुड कटर्स आए हुए थे पेड़ों को काटने के लिए, वो चले नहीं गए। तो उनका कहना था कि वो लोग इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, अगर उनको पेड़ों को काटना है तो सबसे पहले उन्हें काटना होगा। तो उनके इस करेज की वजह से, उनके इस डेडिकेशन की वजह से पॉलिसीज़ में चेंज आया और कुछ रीजन्स में जहाँ पर ट्रीज़ को क्लियरली कट किया जाता था, क्लियर कट करना यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से ट्रीज को साफ कर देना, तो इस चीज पर रोक पड़ी। तो उनके इस मूवमेंट की वजह से ना सिर्फ डिफोरेस्टेशन बंद हुआ बल्कि उन्होंने बहुत सारे पेड़ भी लगाए, यानी उन्होंने एफोरेस्टेशन भी किया। तो अब बात करते हैं बीज बचाओ आंदोलन की, जिसे सेव द सीड्स मूवमेंट भी कहा जाता है, जो कि लेट 90s में जरधर गांव, जो कि उत्तराखंड के टेहरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसे कुछ फार्मर्स और एक्टिविस्ट ने मिलकर स्टार्ट किया था और इसे लीड कर रहे थे एक फार्मर, एक सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम था विजय जरधारी। तो उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन को एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में चालू किया था और वो लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को और ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स को बचा रहे थे। उनका कहना था कि जो फार्मर्स है उनको ट्रेडिशनल मेथड यूज करना चाहिए फार्मिंग करने के लिए, यानी मिक्स्ड फार्मिंग मेथड और इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग मेथड यूज करना चाहिए फार्मिंग करने के लिए। तो इस मूवमेंट के थ्रू वो लोग कहना चाहते थे कि जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर करने के लिए ओल्ड ट्रेडिशंस को अपनाए और ये लोग एग्रो बिजनेस पॉलिसीज के खिलाफ थे जो कि सिर्फ रिच पीपल को ही बेनिफिट पहुंचाती है। तो इस मूवमेंट ने ना सिर्फ ओल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को बचाया और ना सिर्फ इसने ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को बढ़ावा दिया, बल्कि इन्होंने विलेजर्स से ये भी कहा कि ये लोग वॉलनट और नीम लीव्स का इस्तेमाल करें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये लोग इंडिजीनियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और ओल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को बचाना चाहते थे, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद बहुत सारे जो सीड्स थे वो लॉस्ट हो गए थे। तो ये लोग ओल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को बचाकर रखना चाहते थे ताकि इन्हें प्रिजर्व करके रख दिया जाए फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। तो इंडिया में जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज जो है वो अपने फॉरेस्ट को, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं और रिस्टोर करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में 1988 में आया, जब स्टेट ऑफ उड़ीसा ने अपना पहला रिवोल्यूशन पास किया था फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है? तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक ऐसा लोकल विलेज या लोकल इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है जो कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड, जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता है, उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी काम बन पड़ता है वो लोग करते हैं। और इसके रिटर्न में, इसके बदले में इस कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स दिया जाता है, जैसे कि उनको कुछ टिम्बर्स दे दिया जाता है या फिर कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस दे दिया जाता है, या फिर बहुत ही सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के बाद जो टिम्बर्स का हार्वेस्ट होता है उसमें से कुछ शेयर उनको दे दिया जाता है। अब इसके अलावा हम दूसरे तरीकों की बात करेंगे जिससे वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। पहला कि गवर्नमेंट ने एक इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया है। दूसरा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 4 टियर बायो रिजर्व सेटअप किया है ताकि बोथ फ्लोरा और फौना दोनों को ही बचाया जा सके। तीसरा कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट के द्वारा सिंस 1992। चौथा की प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड और बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। पांचवा की 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स सेटअप हुए हैं। एंड बिसाइड ऑल ऑफ दिस हम सबको रियलाइज करने की जरूरत है कि नेचुरल इकोसिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं सैक्रेड ग्रुप्स की। तो नेचर का वर्शिप जो है वो हमारे ओल्ड ट्राइबल बिलीफ का पार्ट है, यानी ओल्ड बिलीफ का पार्ट है। एंड इन सब की वजह से नेचर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, यानी इसके पीछे का रीजन नेचर को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इन सब बिलीफ की वजह से ही बहुत सारे वर्जिन फॉरेस्ट हमारे यहाँ प्रिजर्व करके रखे गए हैं जिन्हें सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है, यानी इन फॉरेस्ट में गॉड और गॉडेसेस का निवास होता है। तो ये जो पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं या फिर लार्ज पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, इन एरियाज को जो लोकल पीपल है वो छूते भी नहीं है और किसी दूसरे को इसमें इंटरफेयर भी नहीं करने देते हैं। तो कुछ सोसाइटीज में एक पर्टिकुलर ट्री को वर्शिप किया जाता है एंड उस सोसाइटी की तरफ से उस ट्री को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे कि मुंडास और संथाल, छोटा नागपुर रीजन में वो लोग महुआ को वर्शिप करते हैं और कदम्बर ट्री को वर्शिप करते हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं उड़ीसा और बिहार के, वो लोग टर्मरिंड और मैंगो ट्रीज की वर्शिप करते हैं अपने वेडिंग्स के टाइम पर। एंड इसके अलावा हम लोगों में से बहुत सारे लोग पीपल और बैनियन ट्रीज को सैक्रेड मानते हैं।
तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जिसके खुद के ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं अपने नेचर और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सैक्रेड क्वालिटीज की जाती है जिसकी वजह से स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप टेम्पल्स के आसपास बहुत सारे मैकाक्यूस और लंगूर्स को देख लोगे, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो इन्हें खिलाते हैं और इन्हें एक टेम्पल के डिवोटी की तरह ही माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो बिश्नोई विलेज है वहां पर आप ब्लैक बक, नील गाय और पिकॉक को देख लोगे, वो वहां के एक इंटीग्रल पार्ट है और वहां की जो कम्युनिटी है वो उसे हार्म नहीं पहुंचाते हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो बिना बकवास किए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब बात आती है वाटर की तो हम सबको पता है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और वाटर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ज़रूरी है। वाटर सबकी नेसेसिटी है, तो इसे प्रिजर्व करना भी हमारी ड्यूटी है। सो फ्रेंड्स, चलो चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि अर्थ का 3/4 एरिया जो है वो वाटर से कवर है, तो अर्थ पर पानी की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मेन ये है कि अर्थ पर जो वाटर है वो सब सॉल्टी वाटर है। सो फ्रेंड्स, इन 3/4 एरियाज में से सिर्फ 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, यानी कि ये पानी जो 2.5% वाटर है उसे ही हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी 70% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स और माउंटेनियस रीजन्स में स्टोर रहता है एंड लेस देन 30% वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है, यानी ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है। एंड इंडिया में सिर्फ 4% वाटर जो है वो एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि वाटर जो है वो कितना कम है और इसे प्रिजर्व करना भी हमारी ड्यूटी है और इसकी ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी, यानी पानी की कमी। तो फ्रेंड्स, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वाटर कॉजेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन के लिए आजकल क्या है कि इरिगेशन की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि वाटर का जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, वो डोमेस्टिक यूजेस की वजह से भी खराब हो रहा है एज वेल एज इंडस्ट्रीज की वजह से भी खराब हो रहा है। डोमेस्टिक यूजेस से कैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वाटर रिवर में जाकर, रिवर या पॉन्ड्स जो आसपास होता है उसमें जाकर अपना नहाना धोना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना सब करते हैं। तो उसमें से जो डिटर्जेंट्स रिलीज होता है, जो सोप रिलीज होता है वाटर बॉडीज में, वो वाटर के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। तो जिसकी वजह से वाटर का जो क्वालिटी है वो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। एज वेल एज इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट एंड वगैरह जो वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर का क्वालिटी आजकल खराब होता जा रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आएगा अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि सबके पास सेम अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं है। यानी कि अब तुम लोग देख लो कि एक बस्ती में जाओगे तो वहाँ पर पानी की कमी बहुत है, तो लोग वहाँ पर लाइन लगा कर खड़े रहते हैं पानी लेने के लिए। वही तुम एक रिच पर्सन के हाउस में जाओ, एक रिच पर्सन के घर में चले जाओ, वहाँ पर तुम लोग को अच्छा खासा पानी सप्लाई मिलेगा। एज वेल एज वो लोग स्विमिंग पूल बनाकर रखते हैं अपने घर पर, तो तुम लोग देख सकते हो कि वहाँ पर जो पानी है वो उनके पास कितना है, वहीं बस्ती में पानी कितना है। तो ये जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है। फोर्थ पॉइंट है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे सिटीज बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाटर का जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो डोमेस्टिक यूज है यानी वाटर का जो यूज है वो भी बढ़ रहा है। एज वेल एज उनको फूड सप्लाई करने के लिए फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं एंड वो जितना क्रॉप्स उगाएंगे उतना पानी उनको देना पड़ेगा, इरिगेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट है वाटर स्कैरसिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिटीज़ में जो पानी का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ही खराब ढंग से होता है, यानी कि लोग उतना पानी पर ध्यान नहीं देते, पानी को बेमतलब बर्बाद करते रहते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स है वाटर स्कैरसिटी का। तो अगर तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाटर कॉजेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी तो ये लिख देना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए वाटर को बचाना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को हेल्थ हैजार्ड से, हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने के लिए वाटर को बचाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए भी वाटर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि वाटर नहीं होगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो अपना जो फूड सिक्योरिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी वाटर को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि वाटर की ज़्यादा बर्बादी की वजह से वाटर क्राइसिस हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वाटर को बचाना ज़रूरी है। तो इससे तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि वाटर को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, वैसे वैसे जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। कैसे? जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको चलाने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी का यूजेस होता है। 22% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, तो 22% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट मैं तुम लोग को एंशिएंट इंडिया के कुछ
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते चलूँ तो पहला है कि 1st सेंचुरी BC में श्री गावेरापुरा जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो रिवर गंगा है उसके आसपास चैनल्स बना दिए गए थे ताकि जब भी फ्लडिंग हो तो वो वाटर आसपास के एरियाज में ना जाकर उन चैनल्स में जाकर इकट्ठा हो जाए, स्टोर हो जाए। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम जो है वो लार्ज नंबर में बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलिंगा में जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुंगा कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, बेनूर जो कि कर्नाटका में है एंड कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, तो इन सब एरियाज में भी एविडेंस मिले हैं कि उस टाइम पर इरिगेशन वर्क्स होते थे, यानी कि उस टाइम पर भी इरिगेशन का काम हुआ करता था, ऐसा कुछ एविडेंस सबूत मिले हैं। नेक्स्ट है कि 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया था जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था। नेक्स्ट है कि 14th सेंचुरी में जो टैंक हाउस खास में है जो कि दिल्ली में है, उसको इल्तुतमिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि सिटी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई हो सके। तो ये तो थे कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो एंशिएंट इंडिया में बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डैम। अब डैम क्या होता है? डैम एक बैरियर होता है जिसे एक वाटर बॉडी के पास बना दिया जाता है ताकि उसके फ्लो ऑफ वाटर को रोका जा सके, ताकि उसके बहाव को रोक दिया जा सके एंड बाद में वो एक रिजर्वॉयर या लेक या एक इम्पाउंडमेंट बन जाता है, तो इसे डैम कहते हैं। अब डैम को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या उसके हाइट के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज्ड, डैम्स को क्लासिफाई किया जाता है एज टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसोनरी डैम्स एंड अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम्स को क्लासिफाई किया जाता है एज लार्ज डैम्स, मेजर डैम्स और लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स और हाई डैम्स। ट्रेडिशनली क्या होता था कि डैम्स सिर्फ इरिगेशन के लिए बनाया जाता था, लेकिन आजकल डैम्स सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बनाया जाता है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाया जाता है, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया जाता है, फिश ब्रीडिंग के लिए बनाया जाता है। इसलिए डैम्स को हेंस डैम्स आर रिफर्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, तो इसका आंसर ये होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल बोला था, क्योंकि उनका सोचना था कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से नेशन जो है वो डेवलप होगा और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। और इसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने सोचा था कि डैम्स की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप होगा, विलेज इकोनॉमी डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अर्बन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने प्राउडली डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स बोला था। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि किसी भी चीज का एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज भी होता है, तो चलो देख लेते हैं कि डैम्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो डैम्स के एडवांटेजेस क्या है कि डैम्स जो है वो इरिगेशन में हेल्प करता है। सेकंड कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि डैम्स की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाता है। थर्ड कि डैम्स जो है वो फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है। फोर्थ कि डैम्स की वजह से फिश ब्रीडिंग हो पाती है। फिफ्थ कि जिन एरियाज में पानी की कमी है वहां पर डैम्स की मदद से पानी पहुंचाया जाता है। तो ये तो थे कुछ डैम्स के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां पर जो लोग रहते हैं और वहां पर का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सभी पानी के अंदर डूब जाता है, बहुत सारे लोगों का लाइफ, प्रॉपर्टी सब चला जाता है। डैम्स की वजह से सॉइल इरोशन भी होता है, और तो और डैम्स में जो पानी जमा रहता है उसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोगों में मलेरिया, डेंगू जैसे डिजीज भी फैलते हैं। और डैम्स के जो पानी में पत्ते, जानवर सब होते हैं, उनका जो डेड बॉडीज है वो नीचे सेटल हो जाता है एंड अंदर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर ग्लोबल वार्मिंग करता है। डैम्स की वजह से क्या होता है कि आसपास का जो एरियाज है वो फर्टाइल नहीं रह जाता, यानी कि उसके आसपास के रहने वाले लोगों को फर्टाइल सॉइल नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो भी अच्छा नहीं हो पाता। तो ये तो थे डैम्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एंशिएंट इंडिया में डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के साथ वो लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ वाज वाटर कंजर्व्ड इन एंशिएंट इंडिया, या फिर डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन एंशिएंट इंडिया। तो पहला पॉइंट है कि इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो सूखे वाले रीजन्स हुआ करते थे उन सभी एरियाज के सभी घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स हुआ करता था, जिसमें वो लोग ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करते थे। तो क्या होता था, जब भी बारिश होता था तो उनके छत पर वो बारिश की बूंदें गिरती थी तो वो सीधे पाइप के थ्रू ट्रैवल करके उन टैंक्स में जाकर स्टोर हो जाती थी। सेकेंड पॉइंट कि इन वेस्टर्न हिमालयाज में क्या होता था कि जो हिल्स और माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर लोग चैनल्स बना देते थे, यानी कि हिल्स और माउंटेन्स पर जो बारिश होती थी तो वहाँ पर चैनल्स टाइप का उन हिल्स और माउंटेन्स पे बना दिया जाता था, यानी कि नाला टाइप का बना दिया जाता था। तो जो बारिश की बूंदें होती थी वो उन चैनल्स में जाके इकट्ठा हो जाती थी और जिसको वो लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बाद में यूज़ करते थे उस वाटर को।
तो थर्ड पॉइंट क्या है कि बंगाल में क्या होता था कि जो फ्लड वाला रीजन्स है, यानी कि जहाँ पर बाढ़ आती जाती रहती है, तो वहाँ के पीपल्स ने क्या किया कि वो लोगों ने चैनल्स बना दिया, जिसकी वजह से जो जब भी बाढ़ आती थी तो वो पानी यहाँ वहाँ ना जाकर सीधे उनके एग्रीकल्चर फील्ड में जाता था, एंड जिसकी वजह से उनका इरिगेशन भी हो जाता था। फोर्थ पॉइंट कि राजस्थान का जो सूखा वाला एरिया है, वहाँ पर लोगों ने अपने एग्रीकल्चर फील्ड को रेन फेड स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास ऐसे मिट्टी से लेवल बना दिया, यानी कि उसको हाई कर दिया, जिसकी वजह से जो पानी है वो स्टोर हो जाए, जमा हो जाए और वो सॉइल को मॉइस्चन करे। तो इस स्ट्रक्चर को खादीन्स और जोहाट्स बोला जाता था। खादीन्स इन जैसलमेर और जोहाट्स जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में बोला जाता था। तो राजस्थान का जो सूखा वाला एरिया है, पर्टिकुलरली बीकानेर और पलोडी, वहाँ के ऑलमोस्ट सभी घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते थे ट्रेडिशनली, और ये टैंक्स जो है वो एक रूम के साइज के हुआ करते थे। इनफैक्ट पलोडी के एक घर में एक टैंक था जिसका डेप्थ जो है वो 6.1 मीटर था, और वो 4.27 मीटर लॉन्ग था और 2.44 मीटर वाइड था। ये टैंक्स जो होते थे वो एक रूफ टॉप से कनेक्टेड थे थ्रू अ पाइप, और इन टैंक्स को छत से कनेक्ट किया जाता था थ्रू अ पाइप। तो जब भी रेनफॉल होता था, जब भी बारिश होती थी, तो ये वाटर जो है वो पाइप के थ्रू जाकर इन टैंक्स में या टंकास में कलेक्ट हो जाता था, स्टोर हो जाता था। जब पहली बारिश होती थी वो वाटर को टैंक्स में कलेक्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि उस पहली बारिश से जो छत है और जो पाइप्स है वो क्लीन होता था, तो उस पानी को कलेक्ट नहीं किया जाता था। उसके बाद सभी पानी को कलेक्ट किया जाता था जब तक बारिश होती थी, और इन पानी को समर सीजन में यूज किया जाता था जब सूखा पड़ता था। तो इस रेन वाटर को लोग पालर पानी कहते थे, और वो इसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कहते थे। बहुत सारे घरों में क्या होता था कि जहाँ पर टैंक्स बना हुआ रहता था उसके ठीक नीचे अंडरग्राउंड रूम्स बना लिया जाता था, ताकि समर सीजन्स में उन रूम्स में जाकर रहा जा सके। और वो रूम्स जो है वो काफी ठंडा रहते थे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा टैंक है पानी का और उसके नीचे रूम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ठंडा रहेंगे। तो समर सीजन्स में हीट को बीट करने के लिए वो लोग वो रूम्स बनाया करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत ही सैड है कि आजकल वेस्टर्न राजस्थान में ये जो रूफ टॉप वाला रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल जो है वो आ गया है इसकी वजह से। हाउएवर बहुत सारे घरों में अभी भी ये प्रैक्टिस चलता है, बहुत सारे लोग अभी भी इसे यूज करते हैं, यानी कि रेन वाटर को ऐसे स्टोर करके उसको यूज करते हैं। गेंडाथुर जो कि एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूर कर्नाटका में, वहाँ के विलेजर्स ने अपने घरों में हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है अपने घरों में इंस्टॉल किया है, ताकि वो अपने वाटर के नीड्स को फुलफिल कर सके। नियरली 200 से ज्यादा घरों ने अपने घर में ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो वाकई ये बहुत ही कमाल की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। में एग्रीकल्चर, तो अब एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करता है, यानी खेती बाड़ी करता है, और एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का बैकबोन है। तो अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं। तो पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स और फैमिली लेबर्स की मदद से। प्रिमिटिव टूल्स यानी पुराने टूल्स जो हो गए उनकी हेल्प से और फैमिली लेबर्स की मदद से। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इस एग्रीकल्चर में जो ट्राइबल्स होते हैं या फिर जो फार्मर्स होते हैं वो एक पैच ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, यानी उसे साफ करते हैं एंड उसके बाद उसे जला देते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, और उसे कुछ सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो नेचर है वो अपनी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर सके, यानी फिर से अपनी फर्टिलिटी गेन कर सके, एंड उसके बाद वो उसमें खेती बाड़ी यानी फार्मिंग करते हैं। तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों में, जैसे कि इसे झमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, इसे दीपा कहा जाता है बस्टर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इसे मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, और सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसोल कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम दे रखे हैं आपके बुक में, आप बुक को प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इस तरह का फार्मिंग उन एरियाज में किया जाता है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और लैंड जो है वो बहुत ही कम है। तो वहां पर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का इस्तेमाल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इसका मेन फीचर है कि मॉडर्न इनपुट्स जो है उनका हाई डोजेस लिया जा सके, जैसे कि HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करके यानी मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का ये मेन फीचर होता है। तो इसके अलावा द प्लांटेशन जो है वो भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, जिसमें एक सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल में उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, और इसके लिए एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है और प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखें तो टी का प्लांटेशन होता है असम में, कॉफी का प्लांटेशन होता है कर्नाटका में,
3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। तो पहला है रवि क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप और तीसरा जेड क्रॉप्स। तो रवि क्रॉप्स का याद रखना, इसका एग्जांपल है वीट। तो जो वीट होता है उसको अक्टूबर या दिसंबर के महीने में बोया जाता है, यानी कि ठंड के मौसम के करीब बोया जाता है और उसका हार्वेस्ट होता है अप्रैल और जून के महीने में, अप्रैल टू जून के महीने में उसका हार्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रवि क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो गया बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। एंड खरीफ क्रॉप्स का याद रखना, खरीफ क्रॉप में अपना होता है पैडी यानी राइस। तो पैडी को बोया जाता है ऑन सेट ऑफ मॉनसून में, यानी मॉनसून आने से पहले, यानी मई जून के महीने में, और उसका हार्वेस्ट होता है सितंबर और अक्टूबर में। तो राइस की खेती जो है वो ऑन सेट ऑफ मॉनसून यानी मॉनसून आने से पहले क्यों बोया जाता है, क्योंकि राइस के लिए बहुत ही ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया मेज, ज्वार। नेक्स्ट है जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें रवि और खरीफ सीजन के बीच में उगाया जाता है, जैसे कि मार्च या जून के महीने में। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकुम्बर, ये सारे जेड क्रॉप्स हो गए। अब इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है राइस। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, याद रखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टेपल फूड होता है मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का, यानी ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो है वो राइस कंज्यूम करते हैं और उनका स्टेपल फूड होता है। इसके अलावा राइस को उगाने के लिए रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की जरूरत होती है और टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। अब राइस को लो रेनफॉल एरियाज में प्रॉपर इरिगेशन की मदद से भी उगाया जा सकता है। तो अब मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो पहला की तमिलनाडु और केरला, क्योंकि वहां पर बहुत सारे राइस के आइटम्स बनते हैं, लाइक फूड आइटम्स लाइक इडली डोसा, सांबर डोसा, तो ये सब राइस के बनते हैं, इसलिए तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी राइस की खेती होती है, अपना यूपी बिहार तो है ही। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, ठीक है, इन सब जगहों पर भी राइस की खेती होती है। अब नेक्स्ट है वीट। तो वीट जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, तो ये वहां का मेन फूड होता है। नॉर्थ इंडिया देख लो या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की डिशेस देख लो, ज्यादातर वीट की होती है। नेक्स्ट है कि ये रवि क्रॉप होता है, इसलिए ये कूल सीजन में उगाया जाता है, यानी कूल सीजन की इसको जरूरत होती है। और राइपेनिंग के टाइम पर यानी पकने के टाइम पर इसको ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। वीट को रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स है हमारे कंट्री में, पहला है गंगा सतलेज प्लेन्स और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन। इसके अलावा मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली है ही। इसके अलावा अपना राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्रॉप है अपना पल्सेस यानी दाल। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर है पल्सेस का, और ये मेन सोर्स है प्रोटीन का इन वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर, यानी किस तरह के पल्सेस उगाए जाते हैं, किस टाइप के, लाइक उड़द, अरहर, मसूर, पीस, अरहर। तो आप लोग दाल तो खाते ही होगे, तो आपको उसका टाइप्स तो पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लो। अब पल्सेस को कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और ये ड्राई क्लाइमेट में भी सर्वाइव करते हैं। तो क्योंकि ये लेगुमिनस क्रॉप होते हैं, इसलिए इन्हें रोटेशनल क्रॉप के रूप में उगाया जाता है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन किया जा सके, फिक्स किया जा सके बाय नाइट्रोजन। तो सभी पल्सेस को रोटेशनल क्रॉप के रूप में उगाया जाता है एक्सेप्ट अरहर, यानी जो अरहर दाल होती है उसको छोड़कर बाकी सारे जो पल्सेस होते हैं उनको रोटेशनल क्रॉप्स के रूप में उगाया जाता है, ताकि सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो सके, सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्रॉप है अपना मेज। मेज जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसे फूड एज वेल एज फॉडर दोनों के लिए यूज किया जाता है, यानी इंसान के खाने के लिए भी एज वेल एज एनिमल्स यानी जो कैटल्स होते हैं उनके खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये एक खरीफ क्रॉप होता है बट ऑल्सो रबी क्रॉप इन बिहार, यानी बिहार में ये रबी क्रॉप होता है, यानी रबी सीजन्स में उगाया जाता है। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है। अब मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तेलंगाना। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं और इनका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, यानी इनमें न्यूट्रिशंस भर भर के होती हैं। तो अब ज्वार की बात करें तो ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये रेन फेड क्रॉप है जिसे मोस्टली मॉइस्ट एरिया में उगाया जाता है और हार्डली इरिगेशन की जरूरत होती है। और मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, एपी यानी आंध्र प्रदेश और एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके अलावा बाजरा की बात करें तो बाजरा सैंडी सॉइल और सैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा।
इसके अलावा रागी की बात करें तो रागी जो है वो एक ड्राई रीजन का क्रॉप है और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। और रागी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज होता है, इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स देख लेते हैं तो पहला है शुगर केन। शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। इसे टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होता है। ये क्रॉप वैरायटी ऑफ सॉइल में उग सकता है। इसे मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग यानी बोने से लेकर कटाई करने तक इसे मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और मेजर स्टेट्स देख लेते हैं जहां पर शुगर केन की खेती होती है, वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं ऑयल सीड्स की। तो इंडिया में जितना भी टोटल क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया है उसमें से 12% एरिया में ऑयल सीड्स उगाया जाता है। मेन ऑयल सीड्स जो इंडिया में उगाया जाता है वो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स और सनफ्लावर। और मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल यानी हम इसे कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब ग्राउंडनट की बात करते हैं तो ये एक खरीफ क्रॉप है और गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सीसम की बात करें तो ये एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और ये एक रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। अब कैस्टर सीड की बात करें तो ये खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टी की यानी चाय की। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। अब टी को हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में थ्रू आउट द ईयर अच्छे से उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है जिसमें ह्यूमस हो और ऑर्गेनिक मैटर हो। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है यानी यहाँ पर लेबर ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉफी। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसमें से 3.5% इंडिया प्रोड्यूस करता है और इंडिया का जो कॉफी है उसे ग्लोबली गुड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो अरेबिका वैरायटी जिसे यमन से लाया गया था उसे इंडिया में उगाया जाता है और इसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो इसे इनिशियली में यानी स्टार्टिंग में बाबा बुडान हिल्स में उगाया जाता था और आज तक इसे सिर्फ नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो 2014 में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स दोनों का ही प्रोड्यूसर है। मैंगोस जिसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। ऑरेंजेस जो कि नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय में। बनानास जिसे केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार के। पाइनएप्पल्स मेघालय के। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। तो ये सारे जो फ्रूट्स मैंने आपको बताया इन सारे स्टेट्स के, इनके बहुत ही ज्यादा डिमांड है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी इन स्टेट्स के लिए ये सारे फ्रूट्स फेमस है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन होते हैं उनमें से 13% इंडिया प्रोड्यूस करता है। एंड इसके अलावा इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज का, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो का। इसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें तो पहला है अपना नेचुरल रबर। तो इंडिया जो है वो फोर्थ ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का। रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है लेकिन इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जा सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस में। क्लाइमेट इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड चाहिए होता है। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर जो है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और ये किन स्टेट्स में उगाया जाता है? ऑब्वियसली अब इतना टेम्परेचर चाहिए होगा तो इसे केरला, तमिलनाडु, अंडमान इन सभी जगहों पर उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो पहला आता है सिल्क। तो सिल्कवॉर्म को ग्रीन मलबेरी लीव्स खिलाया जाता है और रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क उसे सेरीकल्चर कहते हैं, यानी सिल्कवॉर्म को रेयर करना ताकि सिल्क का प्रोडक्शन हो सके उसे सेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा फाइबर क्रॉप है अपना कॉटन। तो इंडिया जो है होम है ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ब्लैक कॉटन सॉइल जो डेक्कन में पाए जाते हैं वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कॉटन प्लांटेशन के लिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है इसके ग्रोथ के लिए और इसे 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अब जिन स्टेट्स में कॉटन उगाए जाते हैं उनके नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में। अब थर्ड अपना फाइबर क्रॉप है जूट, जिसे गोल्डन क्रॉप भी कहा जाता है और इसके ग्रोथ के टाइम पर इसे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और इसे गनी बैग्स बनाने में, मैट बनाने में, रोप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन स्टेट्स में जूट उगाए जाते हैं उनका नाम है वेस्ट बंगाल, असम और बिहार।
तो अब बात करें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों साल पहले से प्रैक्टिस होता आ रहा है, यानी हजारों साल पहले से ही हम एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। तो अब बिना टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के एक लैंड को कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से इस चीज ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की गति में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो इरिगेशन में डेवलपमेंट होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड रहते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए। तो अब बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए ये तो एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो मोर देन 60% पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एंड इसलिए इसमें कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, यानी टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की जरूरत है। एंड इसी चीज की वजह से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे। पहला था कलेक्टिवाइजेशन। अब कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? तो कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फार्म्स को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाना एंड वो जो फार्म होगा वो स्टेट के ओनरशिप में होगा, यानी स्टेट उसे कंट्रोल करेगा। दूसरा था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड को यानी खेतों को या फिर बटे हुए खेतों को एक या दो बड़े फील्ड में यानी बड़े खेत में कन्वर्ट कर देना। तो अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, यानी कि अगर किसी फादर के पास जमीन है तो वो जमीन उनके बेटों में बराबर हिस्सों में बट जाएगी। तो इसकी वजह से जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती जा रही है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की जरूरत पड़ जाती है। और तीसरा था एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदारी सिस्टम क्या था मैं आपको बताती चलूं। तो उसमें क्या था कि जो जमींदार थे वो अपनी जमीन को फार्मर्स को दे दिया करते थे खेती बाड़ी करने के लिए, और फार्मर्स को उसके बदले में टैक्स पे करना होता था ब्रिटिशर्स को, यानी ब्रिटिशर्स ने ये जमींदारी सिस्टम को लॉन्च किया था तो फार्मर्स को टैक्स पे करना होता था। तो ये जो जमींदार थे ये फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट किया करते थे एंड वो अपने लिए कुछ कमीशन रख के बाकी का पैसा ब्रिटिशर्स को यानी सरकार को पे कर दिया करते थे। तो प्रॉब्लम क्या था कि ये जो टैक्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा हाई होते थे, बहुत ज्यादा होते थे एंड जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फार्मर्स को सफर करना पड़ता था। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960s और 1970s में एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स किए, यानी उन्होंने कुछ चेंजेस किए ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके, जिसमें से पहला था ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था? तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s में शुरू हुआ था, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर में मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था, जैसे कि HYV सीड्स का यूज होना, मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स का यूज होना, इरिगेशन फैसिलिटीज लाए गए थे, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी का यूज करना। तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड दूसरा था व्हाइट रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन एक प्रोग्राम था जिसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970s में लॉन्च किया था, जो कि अमूल के फाउंडर है। तो इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो व्हाइट रिवोल्यूशन का एम था कि हमारे कंट्री में मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और इंडिया को एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बनाना इन मिल्क प्रोडक्शन। बट ये सारे जो रिफॉर्म्स थे ये कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही डेवलप हो पाए एंड जिसकी वजह से कुछ और टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लॉन्च हुए, जैसे कि पहला था प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, यानी कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज कुछ हो जाएगा क्रॉप्स को, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा। एंड दूसरा था कि ग्रामीण बैंक्स बनाया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कुछ ऐसे बैंक्स बनाए जाएंगे जो कि फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और PAIS यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे थे ताकि फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। एंड इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे रेडियो और टेलीविजन में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया था, प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि कितने प्राइस पर वो फार्मर से क्रॉप्स खरीद सकते हैं अनाउंस किए थे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो चेक कर सके कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो फार्मर्स को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अब एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में? तो एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। इसके अलावा ये 1951 से जो GDP का शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। एंड इसके अलावा 2010 और 11 के डेटा के अकॉर्डिंग 52% जो वर्क फोर्स थे वो फार्मिंग सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थे। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए थे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए? पहला कि गवर्नमेंट ने ICAR को स्टैब्लिश किया था। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप किए, वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड किए और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले। इसके अलावा उन्होंने वेदर फोरकास्ट को भी इम्प्रूव किया। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो सके। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कोई न्यू फेनोमिना नहीं है, ये कोलोनाइजेशन पीरियड से चलता आ रहा है। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, उस टाइम से इंडियन स्पाइसेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और जो साउथ के फार्मर्स हैं उनको एंकरेज किया जाता था ये सारे क्रॉप्स उगाने के लिए। आज तक इंडिया से इंडियन स्पाइसेस जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड में कॉटन बेल्ट्स जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया था इंडिया के तरफ और उन्होंने कॉटन को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था एज अ रॉ मटेरियल अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में थे, ये दोनों ही इंडस्ट्री जो है वो ब्रिटेन में है, वो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किए थे, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़े थे क्योंकि वहां पर गुड क्वालिटी का कॉटन था जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था। तो अब आप चंपारण मूवमेंट के बारे में जानते ही हो जो कि बिहार में 1917 में शुरू हुआ था। और ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे उनको अपने जमीन पर इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, क्योंकि इंडिगो जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे उनके लिए इंडिगो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। इसलिए बिहार के फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था एंड इसकी वजह से वो लोग अपने जमीन पर फूड ग्रेन्स नहीं उगा पा रहे थे अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपने फैमिली को खिलाने के लिए। तो 1990s के बाद जो इंडिया है वो मॉडर्न कंट्रीज के हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर के साथ compete नहीं कर पा रहा है। आज इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज्यादा पीछे है और इंडियन एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके एग्रीकल्चर की टेक्निक में चेंजेस लाने की जरूरत है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो लागू हुआ था उसकी वजह से कुछ चेंजेस तो हुए थे, लेकिन ये आज तक कंट्रोवर्सी में है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो लैंड है वो डिग्रेड हो गए हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से जो लैंड है वो बहुत ही ज्यादा डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो अब इन सब से दूर एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है यहाँ पर जिसे जीन रिवोल्यूशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक पावरफुल सप्लीमेंट है जो न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को इन्वेंट कर सकता है। इनफैक्ट आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इसमें फैक्ट्री से बने केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है एंड इसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो सोचते हैं कि अगर इंडियन फार्मर्स जो है वो इसी तरह से अपने छोटे छोटे जमीन पर फूड ग्रेन्स को उगाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल फेस करना पड़ेगा। अगर इंडिया के रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 833 मिलियन, जो कि 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पर डिपेंडेंट है। यानी पर पर्सन के हिस्से में कितनी जमीन आती है अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो वो ऑन एन एवरेज लेस देन हाफ हेक्टेयर होगा एक पर्सन के हिस्से में, यानी हाफ हेक्टेयर से भी कम आएगा। तो अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन फार्मर्स को अपने क्रॉपिंग पैटर्न में डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, यानी उन्हें सीरियल्स के बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने की जरूरत है। इसकी वजह से उनका इनकम भी इंक्रीज होगा और जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब क्योंकि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे कि जथोरबा और जोजोबा, इन सभी को लेस इरिगेशन की जरूरत होती है राइस और शुगर केन के मुकाबले, तो फार्मर्स जो है वो ये सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं। अब इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है उसकी मदद से हम अलग अलग वैरायटी के हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा सकते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये जो हमारा चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एक तो इसका है मिनरल वाला पोर्शन, दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेज वाला पोर्शन। तो मिनरल्स में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं। एक तो होता है मेटालिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल, मेटालिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है फेरस, नॉन फेरस। उसके बाद हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करें। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं हमारे लाइफ का, यानी एक नेसेसरी पार्ट होते हैं। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा पिन ही क्यों ना हो या फिर एक बड़ा सा बिल्डिंग क्यों ना हो जिसमें हम रहते हैं, वो सभी मिनरल से बने होते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी है वो भी मिनरल से बना हुआ है और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। आप अपने आजू बाजू में देखो जितनी भी चीजें हैं वो सभी मिनरल से बनी होती है। तो आखिर मिनरल्स होते क्या है? व्हाट इज अ मिनरल? तो मिनरल जो है वो होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो क्या आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल से बनते हैं और जो लाइमस्टोन होता है वो एक सिंगल मिनरल से बनता है। वहीं जो दूसरे रॉक्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन जो लाइमस्टोन होता है वो सिंगल मिनरल से बनता है। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। अब जो मिनरल्स होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ कलर्स में यानी अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। उनका हार्डनेस अलग होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उनका लस्टर अलग होता है, उनका डेंसिटी अलग होता है। तो ये सब कुछ उनके फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में उनका फॉर्मेशन हुआ है। अब जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स में भी पाए जाते हैं। और क्या होता है, जब मिनरल्स का एक्यूमुलेशन होता है यानी जब मिनरल्स जमा होते हैं और वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसे ओर कहा जाता है। तो जब हम ओर की सफाई करते हैं, ओर को साफ करते हैं, तो उसमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स की, यानी मिनरल्स जो है वो कैसे ऑकर होते हैं, और इसका 5 पॉइंट्स है और आपके एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहला है कि जो मिनरल्स होते हैं वो वेन्स और लोड्स में पाए जाते हैं। अब वेन्स या लोड्स क्या होते हैं, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो क्रैक्स में, फॉल्ट्स में पाए जाते हैं, ऑकर होते हैं। तो ये जो स्मॉलर क्रैक्स होते हैं उनको वेन्स कहा जाता है और जो लार्जर क्रैक्स होते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म्स में इन क्रैक्स में पाए जाते हैं और जैसे जैसे वो अपवर्ड राइज करते हैं, अपवर्ड फ्लो करते हैं, तो वो कूल होने लगते हैं और सॉलिडिफाई होने लगते हैं, सॉलिड होने लगते हैं। यहाँ से हमें कुछ मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि कॉपर, जिंक और लेड हमें यही वेन्स और लोड्स से मिलते हैं। दूसरा होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि सेडिमेंटरी रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स उसके बेड्स या लेयर्स में पाए जाते हैं। तो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है, तो देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में बहुत दिनों तक डिपोजिशन होते होते, एक्यूमुलेशन होते होते और कंसंट्रेशन होते होते उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल जो है वो हमें लेयर्स से ही मिलता है, तो कोल का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से होता है। तीसरा ऑकरेंस होता है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो सरफेस के ऊपर जो मिट्टी होती है वो विंड के कारण, वेदरिंग के कारण या फिर हवा के कारण बह जाती है और जो रेसिडुअल बचता है वही मिनरल होता है। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। चौथा होता है एलुवियल डिपोजिट। तो जो वैली फ्लोर्स होते हैं या फिर जो हिल्स के बेस होते हैं वहां पर कुछ डिपोजिशन होता है, उन्हें प्लेसर डिपोजिट कहा जाता है और उसी प्लेसर डिपोजिट्स में मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर से कोरोड नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, ये सभी मिनरल्स हमें इसी तरह से मिलते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जो ओशन वाटर्स होते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सभी हमें ओशन वाटर्स से ही मिलते हैं। अब मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में रिच और वैरायटी फॉर्म्स के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि पेनिनसुलर रीजियंस में कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका और दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। पेनिनसुलर के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स में सेडिमेंटरी रॉक्स पाए जाते हैं। वहीं गुजरात और असम में पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं। राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं जो अपना नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन्स है, एलुवियल प्लेन्स, वहां पर कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते। तो ये जो मिनरल्स जहाँ पे डिपॉजिटेड होते हैं, जब हम उनको वहाँ से निकालते हैं माइनिंग प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो प्लेस होता है उसको माइन कहा जाता है। यानी जिस प्लेस से हम उसको खुदाई करके, माइनिंग करके वहाँ से निकालते हैं मिनरल्स को, तो वो जो प्लेस होता है उसे माइन कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की। तो पहला होता है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के 2 टाइप्स होते हैं, फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है और नॉन फेरस मिनरल्स यानी जिसमें आयरन नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं अपना पहला फेरस मिनरल की, जो कि है आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो बेसिक मिनरल होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। इंडिया में फाइन क्वालिटी के आयरन ओर भर भर के हैं, गुड क्वालिटी के। मैग्नेटाइट जो है वो फाइनेस्ट आयरन ओर होता है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है, अप टू 70%। उसका एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज है जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। हेमाटाइट ओर जो होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, यानी हेमाटाइट को ज्यादा यूज किया जाता है, बट इसमें आयरन थोड़ा कम होता है, इसमें आयरन 50 to 60% होता है। तो अब हम बात करते हैं मेजर आयरन ओर बेल्ट्स जो कि इंडिया में है। सबसे पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो उड़ीसा में जो बादाम पहाड़ माइंस है वहां पर हाई ग्रेड के हेमाटाइट ओर पाए जाते हैं। वहीं जो झारखंड में सिंहबम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हेमाटाइट ओर पाया जाता है। तो इसके जो पास वाला पोर्ट है पैराद्वीप पोर्ट, वहीं से इन आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाई करता है। और जो छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां का जो बैलादिला हिल्स है वहां पर वेरी हाई ग्रेड के हेमाटाइट ओर पाए जाते हैं। तो इसको उसके पास वाले पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। तीसरा है बलाई चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु तुमाकुरु बेल्ट जो कि कर्नाटका में है और कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में जो कुद्रेमुख माइंस है वहां से 100% जो आयरन ओर होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो कुद्रेमुख डिपोजिट्स है ये सबसे लार्जेस्ट डिपोजिट है पूरे वर्ल्ड में और इसके पास वाला जो पोर्ट है मंगलुरु पोर्ट, यहाँ से इन आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। चौथा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो कि गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ का जो पोर्ट है मर्मगांव पोर्ट, यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है।
दूसरा फेरस मिनरल्स है मैंगानीज। मैंगानीज जो है वो इसे ज़्यादातर स्टील और फेरो मैंगानीज एलॉय बनाने में यूज़ किया जाता है और नियरली 10 kg मैंगानीज की ज़रूरत पड़ जाती है 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो इसे ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है और उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगानीज ओर का पूरे इंडिया में। तो अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। तो इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स का उतना रिजर्व या प्रोडक्शन नहीं होता है। पहला नॉन फेरस मिनरल है कॉपर। तो इंडिया में कॉपर का रिजर्व और प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो कॉपर होता है वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और गुड कंडक्टर होता है। इसलिए कॉपर का ज़्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रिक केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जो बलाघाट माइंस है मध्य प्रदेश के और जो खित्री माइंस है राजस्थान में, यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दूसरा नॉन फेरस मिनरल है बॉक्साइट। तो अब देखो, जो बॉक्साइट होता है उससे निकलता है एल्यूमिना और एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि एल्यूमिनियम में आयरन का स्ट्रेंथ होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर होता है और इसका ग्रेट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, ग्रेट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट मेटल होता है। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पूरे इंडिया में। तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो सबसे पहला है माइका। माइका जो है वो लेयर्स ऑफ प्लेट से बनता है और इसे हम पतले पतले शीट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। माइका जो है वो क्लियर होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन कलर में पाया जाता है और माइका में एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाया जाता है, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। तो इन सारे प्रॉपर्टीज की वजह से माइका को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू और कोदरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो झारखंड का है, ये दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर्स है माइका। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के साथ पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में पाया जाता है और लाइमस्टोन जो होता है वो बेसिक रॉ मटेरियल होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लाइमस्टोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग की, यानी माइनिंग करने से क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो पहला तो जो माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग करने का काम करते हैं, तो माइनिंग करते करते वो जो डस्ट और फ्यूम्स इनहेल कर लेते हैं उसकी वजह से उनको पल्मोनरी डिजीज होता है एंड इसके अलावा रूफ के कोलैप्स होने का और आग लगने का खतरा बना रहता है। और इसके अलावा माइनिंग जहाँ पर होता है उसके आसपास के जो वाटर सोर्सेस होते हैं वो भी कॉन्टामिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा माइनिंग करने के बाद जो वेस्ट निकलता है, जो स्लरी निकलता है, उसकी वजह से लैंड सॉइल पोल्यूशन होता है एंड इसके अलावा स्ट्रीम और रिवर पोल्यूशन भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। तो हम रैपिडली मिनरल्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और ये जो मिनरल रिसोर्सेस है ये फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है। तो हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहला कि हमें कंसर्न्ड एफर्ट लगाने होंगे ताकि जो मिनरल रिसोर्सेस हैं उनको हम एक प्लान और सस्टेनेबल मैनर में यूज कर सके। दूसरा कि हमें टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करना होगा ताकि हम जो लो ग्रेड ओर्स है उनको लो कॉस्ट में यूज कर सके। तीसरा कि हमें मेटल्स को रिसाइकिल करना होगा और जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं उनको भी यूज करना होगा। और एक और पॉइंट कि हमें दूसरे सब्स्टिट्यूट्स निकालने होंगे ताकि हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके फ्यूचर के लिए। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो ऑलमोस्ट जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सभी के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी रिसोर्सेज का दो क्लासिफिकेशन होता है, पहला तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहला आ जाता है कोल। तो इंडिया में कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कोल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री में वो कंप्रेस्ड हुआ है, कितने डेप्थ में वो पाया गया है और कितना टाइम में वो बरीड हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो जो दलदल होता है जहाँ पर डिकेइंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पीट पाया जाता है जिसमें बहुत ही कम कार्बन होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होता है। दूसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो तमिलनाडु के नेह वैली में ये लिग्नाइट कोल का रिजर्व है और यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तीसरा है बिटुमिनस। तो जो कोल बहुत ही ज़्यादा डीप में होता है और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर से उसको कंप्रेस किया जाता है तब जाके बिटुमिनस बनता है और ये जो बिटुमिनस है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज के लिए। अब जो हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल होता है उसे मेटलर्जिकल कोल कहा जाता है जिसका एक स्पेशल वैल्यू होता है ब्लास्टिंग फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। चौथा है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। इंडिया में जो कोल पाए जाते हैं रॉक्स में उनके दो जियोलॉजिकल एज होता है। पहला तो गोंडवाना में जिसका एज अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स होता है और दूसरा होता है टर्शियरी डिपॉजिट जिसका एज अबाउट 55 मिलियन ईयर्स होता है। तो अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम को हीट और लाइटनिंग के लिए एज अ फ्यूल यूज किया जाता है एंड इसके अलावा इसे बहुत सारे मशीन्स में एज अ लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसे एज अ रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है। तो ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं वो एक नोडल इंडस्ट्रीज की तरह होते हैं दूसरे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर या फिर दूसरे जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उनके लिए। तो ये जो पेट्रोलियम है ये आपको एंटी क्लीन्स और फॉल्ट ट्रैप्स में देखने को मिल जाए।
अब दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में एक सैंडस्टोन या लाइमस्टोन का पोरस लेयर होता है जहां पर ये जो पेट्रोलियम ऑयल है वो फ्लो करता रहता है, और ये जो ऑयल है वो इन नॉन पोरस लेयर्स की वजह से ना तो ऊपर राइज कर सकता है और ना ही बॉटम में सिंक कर सकता है, यानी ना तो ये ऊपर उठ सकता है और ना ही नीचे दब सकता है इन नॉन पोरस लेयर्स की वजह से। तो वो बीच में ही फ्लो करता रहता है उस पोरस लेयर में। तो अबाउट 63% इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात से होता है और 16% असम से होता है। अब अंकलेश्वर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है गुजरात में। इसके अलावा असम जो है वो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, जहां पर डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है असम के। अब पेट्रोलियम के बाद आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि पेट्रोलियम के साथ या पेट्रोलियम के बिना पाया जाता है। नेचुरल गैस जो है उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस का एक बड़ा सा रिजर्व है। अब 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है वो मुंबई हाई को नॉर्दर्न इंडिया के साथ लिंक करता है, कनेक्ट करता है। अब की यूजर्स की बात करें तो जो पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो नेचुरल गैस के की यूजर्स है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से जनरेट किया जाता है। पहला तो रनिंग वाटर जो कि हाइड्रो टर्बाइंस को रोटेट करता है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और दूसरा होता है फ्यूल्स जैसे कि कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न करके टर्बाइंस को घुमाया जाता है जिससे थर्मल पावर जनरेट होता है। तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है जैसे कि भाखड़ा नंगल हो गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और कोपीली हाइडेल प्रोजेक्ट, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा इंडिया में 310 से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। तो ये रिसेंटली में डिस्कवर हुआ एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी है और हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकेंगे। इसके अलावा इंडिया में अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास पाया जाता है और इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं ताकि हम इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को डेवलप कर सके। तो पहला है न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी। तो जब हम एटम्स में ऑल्टर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। तो झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है जिसको एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा मोनजाइट सैंड्स जो कि केरला में है वहां पर भी थोरियम ज्यादा है। दूसरा है सोलर एनर्जी। तो क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है इसलिए यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होता है जो कि सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं ताकि जो रूरल एरियाज में जो हाउस होल्ड्स है वो फायरवुड और डंक केक का इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट कंजर्व होगा और इस काउ डंक केक का हम मैनुअल के रूप में यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तीसरा है विंड पावर। तो इंडिया में विंड पावर का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, नगरकोइल से मदुराई तक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी विंड फार्म्स है। नगरकोइल और जैसलमेर में विंड एनर्जी का सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस। तो शॉर्ट्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट का यूज किया जाता है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि जिस प्लांट में कैटल डंक का यूज किया जाता है उसे गोबर गैस प्लांट कहते हैं और इसके दो फायदे होते हैं। पहला कि ये मैनुअल के क्वालिटी को इंप्रूव करता है और दूसरा कि इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फार्मर्स इसे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यूज करते हैं जिसकी वजह से वो लोग फ्यूल वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं एंड इसकी वजह से पेड़ों की कटाई नहीं होती है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। तो ओशनिक टाइड्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इनलेट्स के वहां पर फ्लड गेट डैम्स बने होते हैं। तो हाई टाइड में क्या होता है कि पानी बह के इनलेट के अंदर चला जाता है और वहीं पर ट्रैप हो जाता है, और जब लो टाइड होता है तो लो टाइड में वो रिट्रीट होता है और जिसकी वजह से जो टर्बाइंस है वो रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इंडिया में गल्फ ऑफ कंबत और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। ये आइडियल कंडीशंस होते हैं टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी उसे कहते हैं जब हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अर्थ के इंटीरियर हीट को यूज करके। तो जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम जितने अर्थ के डीपर में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, उतना ही अर्थ जो है वो गर्म होता है। अब जहाँ पर ढलान ज्यादा होती है वहां पर हाई टेम्परेचर होता है शैलो में और वहां का जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा हीट ऑब्जर्व करता है रॉक से और बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि जब वो ऊपर की तरफ राइज करता है तो वो स्टीम में यानी वेपर में बदल जाता है और ये जो स्टीम होता है इसको यूज किया जाता है टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इंडिया में दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स सेटअप हुए हैं ताकि जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। पहला तो है पार्वती वैली में जो कि मणिकर्ण में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है अपना पुगा वैली लद्दाख में।
अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। तो एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इस सेंस में एक अर्जेंट नीड है कि हम एक सस्टेनेबल पाथ डेवलप करें ताकि हम एनर्जी को डेवलप कर सके, और हमें एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो एज अ सिटीजन हम भी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। पहला कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। दूसरा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कि हम पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना होगा, और हमें एनर्जी को सेव करना होगा, बिकॉज एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? जब हम लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और जब हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते करते उसे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो एक कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से पता चलता है कि एक कंट्री के अंदर कितना डेवलप है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उससे ही एक कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पता चलता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बैकबोन क्यों कहा जाता है डेवलपमेंट का? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करते हैं, और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने से ट्रेड और कॉमर्स फैलता है, एक्सपैंड करता है। अब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, दे मूव ऑन हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को एनहांस करते हैं, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं। कैसे? फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन पंप्स, इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को सप्लाई करते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही रॉ मटेरियल्स जो है वो इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। तो अब नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनका जीडीपी में 17% शेयर है, जो कि बहुत सारे ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी एनएमसीसी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो वो फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से एक इंडस्ट्री का लोकेशन डिसाइड होता है? तो पहला कि जो साइट है वहां तक रॉ मटेरियल पहुंचाने में कितना कॉस्ट आएगा, फिर उस साइट पर प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आएगा। तीसरा कि अगर एक इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाता है तो अर्बनाइजेशन फॉलो करता है उसके बाद, यानी कि कभी कभी जो इंडस्ट्रीज है वो सिटीज के पास या सिटीज में ही सेटअप होती है ताकि जो सिटीज है वो उसको मार्केट प्रोवाइड कर सके और साथ ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा। ये सभी इंडस्ट्रीज को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये एक फैक्टर होता है। एंड चौथा कि जो प्रोडक्शन होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना कॉस्ट आएगा। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एक साथ आ जाती हैं ताकि अर्बन सेंटर्स के द्वारा जो ऑफर मिलता है उसका वो एडवांटेज ले सके, यानी उसका फायदा वो उठा सके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहला बेस्ड होती है ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके दो कैटेगरी है, एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर बेस्ड और दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड के एग्जांपल है कॉटन, टी, सिल्क। मिनरल बेस्ड यानी सीमेंट, आयरन, पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, जिसमें पहला कैटेगरी है बेसिक और की इंडस्ट्री और दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक और की इंडस्ट्री जो होता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कॉपर। और कंज्यूमर इंडस्ट्री जो होता है वो डायरेक्टली उसे कंज्यूमर यूज करता है, फॉर एग्जांपल फैन, शुगर। नेक्स्ट इंडस्ट्री है बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें दो कैटेगरी है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्रीज जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ होता है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, और लार्ज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 करोड़ होता है। चौथा है बेस्ड ऑन ओनरशिप, जिसमें आता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करता है, फॉर एग्जांपल BHEL। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट ओन करता है, लाइक टिस्को। जॉइंट सेक्टर जिसे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ओन करते हैं, लाइक ऑयल इंडस्ट्रीज। और कोऑपरेटिव सेक्टर्स यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इस इंडस्ट्री को ओन करते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, अमूल। ये सारे जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज है। और पांचवा है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। इसके दो कैटेगरी है, हेवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल आयरन और स्टील, और लाइट इंडस्ट्रीज के एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहला आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये 14% कंट्री को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। इसके अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और 4% जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ये एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, यानी ये खुद पर ही निर्भर रहता है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए।
दूसरा है अपना कॉटन टेक्सटाइल। तो पहला कॉटन मिल जो है वो 1854 में मुंबई में स्टैब्लिश हुआ था और आज इंडिया में 1946 कॉटन मिल्स है। तो अर्ली ईयर्स में यानी पुराने दिनों में कॉटन मिल इंडस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित था, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर ये सब कुछ अवेलेबल था। तो ये जो इंडस्ट्री है ये फार्मर्स को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये इंडस्ट्रीज केमिकल और डाई मिल्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो जो हैंड स्पन खादी है यानी जो हाथों से खादी का कपड़ा बनाया जाता है, ये चीज़ लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वेवर्स को। इसके अलावा ट्रेड ऑफ कॉटन की बात करें तो इंडिया जो है वो जापान को यार्न एक्सपोर्ट करता है और इंडिया जो है वो कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, यूके को, रशिया को और फ्रांस को। इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है हैंडलूम्स का और हमारे पास लार्जेस्ट शेयर है कॉटन यार्न का वर्ल्ड ट्रेड में। तो अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? पहला कि हमारा जो स्पिनिंग मिल्स है वो ग्लोबल लेवल पर नहीं है। दूसरा कि हम जो यार्न एक्सपोर्ट करते हैं वो गुड क्वालिटीज का होता है, हम जो वेव्स एक्सपोर्ट करते हैं वो गुड क्वालिटीज का होता है, लेकिन हमें जो मिलता है यार्न वो लो क्वालिटी का होता है। इसके अलावा हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो स्मॉल यूनिट्स में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, जो कि सिर्फ लोकल मार्केट को ही कवर कर पाता है। अब हमें अपने फैब्रिक को इंपोर्ट करने की क्यों ज़रूरत है? वाई वी नीड टू इंपोर्ट फैब्रिक्स? क्योंकि हमारी कंट्री में देयर इज लेस आउटपुट ऑफ लेबर्स का आउटपुट बहुत ही कम है, पावर सप्लाई भी इरेगुलर है और इसके अलावा आउटडेटेड मशीनरी है और हाई कंपटीशन है विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूट टेक्सटाइल के बारे में। तो पहला मिल जो है वो स्टैब्लिश हुआ था रिसरा में इन 1855 और रिसरा जो है वो कोलकाता में है। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। जूट मिल जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, मेनली अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का। अब वो क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो जूट का इंडस्ट्री है वो हुगली बेसिन पर लोकेटेड है? क्यों, किन फैक्टर्स की वजह से? पहला कि वो एक जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, यानी वहां पर आसपास में बहुत सारे जूट इंडस्ट्रीज है। दूसरा कि वहां पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, यानी सस्ते में वाटर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है और वहां पर रेलवेज का नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा है। वहां पर चीप में लेबर मिल जाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार से आते हैं, यानी सस्ते में लेबर भी मिल जाता है। इसके अलावा वहां पर जूट को प्रोसेस करने के लिए अबंडेंट वाटर है, यानी बहुत सारा पानी है। अब इस इंडस्ट्री को यानी जूट इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? पहला कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे उनको स्टीफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है और दूसरा कि उन्हें बांग्लादेश, ब्राजील, थाईलैंड से भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब नेशनल जूट पॉलिसी जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? पहला कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ जूट, यानी जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और जूट के जो फार्मर्स हैं उनको गुड प्राइजेस देना, उनको गुड प्राइस इंश्योर करना। तो याद रखना कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट और जूट गुड्स का और वो सेकेंड प्लेस पे आता है एज ए एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा शुगर इंडस्ट्रीज। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन वो फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडेसरी। शुगर मिल्स जो है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल नेचर का है। तो अब इस इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? पहला कि ये इंडस्ट्री सीजनल नेचर का है, दूसरा कि ओल्ड मेथड से प्रोडक्शन किया जाता है और तीसरा कि जो शुगर केन्स है उनको फैक्ट्रीज तक पहुंचाने में लेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि हर एक इंडस्ट्रीज को मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। स्टील की जरूरत होती है वैरायटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। नाउ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कंजम्पशन हो रहा है स्टील का, इससे एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। तो आजकल बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स जो है वो अपने स्टील को मार्केट में बेच रहे हैं थ्रू सेल, SAIL सेल, जिसका मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का ज़्यादा कंसंट्रेशन छोटा नागपुर रीजियन में है। और एक और बात कि 1950s तक चाइना और इंडिया जो थे वो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में स्टील मैन्युफैक्चर किया करते थे, लेकिन आज चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। इसके अलावा चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। तो अब इंडिया का पोजीशन क्या है ऑन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन? तो इंडिया जो है वो रैंक करता है 4th अमॉन्ग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, यानी वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स के रूप में इंडिया 4th रैंक पर आता है। वहीं इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। तो अब आयरन इंडस्ट्रीज जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही हैं? बिकॉज कि
जो कुकिंग कोल है वो हाई कॉस्ट में मिलता है और वो लिमिटेड अवेलेबल है। दूसरा कि जो लेबर का प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ही कम है। तीसरा कि जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो भी इरेगुलर है। एंड चौथा कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। सेकेंड है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। ये लाइट वेट होता है, कोरोजन को रेजिस्ट करता है, मेलिएबल होता है और गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो एल्यूमिनियम्स का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में यूटेंसिल्स के रूप में और वायर्स में किया जाता है। ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है स्टील का और इसके प्लांट्स उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है और ये पूरे एशिया में 3rd नंबर पर आता है और पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ साइज। और इस इंडस्ट्री में दोनों ही इंडस्ट्रीज यानी लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों ही इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, ये सब होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपने आप में ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है, यानी बेसिक केमिकल्स को प्रोसेस करके दूसरे केमिकल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादातर नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स बनाती हैं और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स का। तो ये इंडस्ट्रीज जो है वो गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसमें बल्की और हैवी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो प्लांट है वो मेनली लोकेटेड है गुजरात में और जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट था उसे चेन्नई में सेटअप किया गया था इन 1904 में। और ये जो इंडस्ट्री है ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा कर रही है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है ये व्हीकल प्रोवाइड करवाती है फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट और लिबरलाइजेशन के बाद इस इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ देखा गया था और ये इंडस्ट्री लोकेटेड है इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, गोरेगांव, मुंबई, पुणे और चेन्नई में। नेक्स्ट आता है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज जो है वो रेडियो से लेकर टेलीविजन तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कवर करती हैं और 30% जो पीपल एम्प्लॉयड होते हैं इस सेक्टर में वो वुमेन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो बेंगलोर में है और अदर सेंटर्स इसके मुंबई, दिल्ली, पुणे और चेन्नई में है। और ये जो इंडस्ट्री है ये एक अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। तो अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज लैंड, वाटर, एयर और नॉइज पोल्यूशन को इंक्रीज करती है एंड इसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। तो अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देख लेते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, एयर, वाटर, थर्मल और नॉइज। तो एयर पोल्यूशन कब होता है? जब एयर में अनडिजायरेबल गैसेस हाई प्रोपोर्शन में यानी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट को और एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर में बाय पेपर, पल्प, केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के द्वारा। थर्मल पोल्यूशन कब होता है? ये तब होता है जब हॉट वाटर जो सीधे फैक्ट्रीज से और थर्मल प्लांट से निकलते हैं उन्हें बिना कूल किए ही रिवर्स और पॉन्ड्स में छोड़ दिया जाता है। नॉइज पोल्यूशन कब होता है? जब इंडस्ट्रीज वर्क कर रही होती है या फिर जब इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटीज चल रहा होता है तब नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो हम किस तरह से इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं? पहला कि प्रोसेसिंग के लिए जितना वाटर की जरूरत होती है उसका अमाउंट कम करके और उसको रीयूज और रिसाइकल करके। दूसरा कि हॉट वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसे रिवर्स और पॉन्ड्स में रिलीज किया जाए। तीसरा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ताकि वाटर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। एंड चौथा कि स्मोक को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑयल का इस्तेमाल करके इन प्लेस ऑफ कोल। इसके अलावा एयर में पर्टिकुलेट मैटर को भी कम किया जा सकता है फैक्ट्रीज में स्मोक स्टैक्स को लगाकर, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स। अब मशीनरीज और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके जनरेटर्स में साइलेंसर्स लगा के हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सारे मशीनरीज को रीडिजाइन किया जा सकता है जिसकी वजह से उनका एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और उनका जो नॉइज है वो कम हो। अब ईयरफोन्स या ईयर प्लग्स के इस्तेमाल के अलावा हम नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और बहुत कम ही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये भी थोड़ा ग्रो हो जाए, क्योंकि चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।